हाँ, तो अपने अलग-अलग विभिन्न परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उसमें अलग-अलग सिलेबस होता है। जैसे अपने यहाँ पर देखें, हाँ, भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में जानते हैं। ये प्रत्येक वो विद्यार्थी जानता है जिसने पढ़ाई स्टार्ट की है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। लेकिन मान लो कि अगर हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, अगर इतिहास विषय से करते हैं तो ये सब चीजें सीखना है। लेकिन अगर हम भारतीय इतिहास को फर्स्ट ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र के संदर्भ में पढ़ें, ठीक है, तो ये कुछ चेंज हुआ आपको मिलेगा। जैसे गुप्त काल, मुगल काल का स्थापत्य विज्ञान, उसके बारे में पढ़ेंगे आप। राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए उनके अंदर क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके बारे में पढ़ेंगे आप। ठीक है, गांधी के युग को पढ़ते हैं, पुनर्जागरण को पढ़ते हैं, 1857 की क्रांति को पढ़ते हैं। तो ये तो क्या भारतीय इतिहास जो है, अब आपको 1857 क्रांति राजस्थान में, वो दोनों में गिनी जाती है। ठीक है, पहले कुछ सिलेबस पढ़ा था जिसको हटा दिया गया। और अगर हम किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, अपन उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्राचीन भारत जो है, इसके अंदर हमें पता है सभ्यता, हम पाषाण काल भी पढ़ते हैं, हम पूरा पाषाण काल भी पढ़ते हैं, हम नव पाषाण काल भी पढ़ते हैं। हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को, 16 महाजनपदों को, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, हम देखते हैं मौर्य वंश को, या हम उनको जो देखते हैं जो मगध पर जो शासन करते हैं, चाहे हरेक वंश है, चाहे शिशुनाग वंश है, चाहे वो अपनी बात करते हैं नंद वंश है, ठीक है, मौर्योत्तर काल है, गुप्तोत्तर काल है, उन सभी को अध्ययन करते हुए प्राचीन भारत से निकलने के बाद हम मध्यकालीन भारत में प्रवेश करते हैं। जब मध्यकालीन भारत में प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं मध्यकालीन भारत में एक तरफ सल्तनत काल और एक तरफ मुगल काल आता है। सल्तनत काल वह काल जहां पर हम गुलाम वंश से शुरू होते हैं और अंतिम लोधी वंश तक जाते हैं, और मुगल काल जहां हम बाबर से शुरू होकर औरंगजेब तक पढ़ते हैं। उसके बाद हम जब आधुनिक भारत में जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, वहां पर हम देखते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियों का जो है उनका जिक्र होता है, या हम देखते हैं कि गांधी का जो युग है 1919 से 1948 तक। लेकिन उससे पहले भी हम पढ़ते हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, या हम पढ़ते हैं कांग्रेस का विभाजन, कामागाटा मारू प्रकरण, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो चीजें हैं वो हम उसके अंदर भी पढ़ते हैं। ठीक है, या शिवाजी मराठों का संघर्ष, वो सब बातें हमारी उधर की ओर पढ़ने को मिलती है। अब हम यहाँ पर कैसे करें, लाइव बेस पे कैसे होती है, फर्स्ट क्लास इसके अंदर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सभ्यता सिंधु भी आ गई, वैदिक भी आ गई। ठीक है, उसके अलावा जैन व बौद्ध, 16 महाजनपद में हुआ। ये 18 दिन चला। महाभारत में 1 लाख श्लोक है, इसे सत सहस्त्र संहिता भी कहते हैं। 1 लाख श्लोकों के कारण इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सत सहस्त्र संहिता। ये आपको ध्यान रखना है, सत सहस्त्र संहिता इसको कहते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा भारतीय इतिहास के पितामह के बारे में। ऐसा भी हाल ही में एक पेपर में पूछा गया था कि हिंदुस्तान नाम जो है वो किसकी देन है। इस कारण हमें बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। भारत को पहले आर्यभट्ट क्यों कहते थे, जम्बूद्वीप क्यों कहते थे, भारत का नाम भारत क्यों रखा गया, इसे हिंदुस्तान या इंडिया क्यों नहीं कहा गया, ठीक है, इसे सिंधु को क्यों कहा गया, टीएनचू क्यों कहा गया, इंडिया दैट इज भारत, भारतीय संविधान में इसका नाम क्यों रखा गया, हम सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। बने रहे आप, उसे नोट कर लीजिएगा। प्रत्येक एग्जाम में कहीं से भी भारत के बारे में प्रश्न जरूर आता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पापा का नाम क्या है और आप नहीं बताएं तो बहुत ही शर्म महसूस होती है। उसी प्रकार अगर कोई पूछे कि भारत को इंडिया क्यों कहते थे और आप ना बता पाए तो फिर आप खुद सोचिएगा कि आप भारत के निवासी हैं या नहीं। तो मेरा फर्ज बनता है आपको सभी जानकारी देना, अच्छा लगे तो पढ़े, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, धन्यवाद, नोट कीजिए। अन्य नाम, भारत के अन्य नाम हम देखते हैं। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, सिंधु को टी एन टू। ठीक है, हम बात करते हैं भारत के नामों में। सबसे पहले आर्यवर्त, वह स्थान जो श्रेष्ठतम लोगों से घिरा हो। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ। आप जानेंगे, आपको कोई कुछ भी कहे, अरे भाई तू पढ़िया को नहीं रहा है, तू बोबड़िया को नहीं, तो सीधा बोलेगा नहीं मम्मी, हाँ मैं आर्यवर्त हूं, श्रेष्ठ। वैदिक काल में बोलते थे उनका, हाँ ऐसे बोल देना। ठीक है, तो आपको क्या कहते थे वैदिक काल में, वैदिक काल में भारत को आर्यवर्त कहा गया। समझ में आ गई बात।
ओके, हाँ, अब देखो फिर सन को रोला करें तो बोलो नो जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप का शाब्दिक अर्थ होता है जामुन का द्वीप। यह नाम बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। नोट लगा के लिखना, मनुष्य जाति के प्रणेता मनु थे। और आप यहां पर समझेंगे कि समझोगे अब आप भी समझोगे पहली बार मानव के रूप में पूजा किसकी हुई है? गौतम बुद्ध की। तो पहली बार मानव के रूप में पूजा कब हुई? गौतम बुद्ध की। हाँ, 10 मिनट अगर या तो पहले वो करा दो, इसको बंद कर दो, एक तो पूरी होने दो। शाबाश, सभी का सही है, नोट कीजिएगा इसको। तीन नंबर हम नाम पढ़ते हैं भारत। भारत क्यों कहते हैं ये आप सबको आज जान लेना है। हाँ, हम भारतवासी हैं, हमें पता भी होना चाहिए क्यों कहते हैं। कौरव वंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत नाम, कुछ विद्वानों की यह मान्यता है, लेकिन कुछ कहते हैं यहां पर भरत जनपद के नाम का कबीला था, उस कबीले के नाम पर इसका नाम भारत रखा। भारत को अग्नि भारत भी कहते हैं, भारत को अग्नि भारत भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर अग्नि देवता निवास करते हैं। तो हम यहां देखते हैं क्या कि भारत जो है, इसके लिए दो बातें और लिखना, ये नोट लगा के लिखना। आपने मैच देखा होगा क्रिकेट का, उसमें लिखा आता है, ओलंपिक देखते हैं तो लिखा आता है भारतीय संविधान में इंडिया दैट इज भारत, हिंदी में लिखना पड़ेगा भारत, इंडिया दैट इज भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। फिल्मों में जरूर सुना है हिंदुस्तान मेरी जान, हिंदुस्तान की कसम, अजय देवगन की कई फिल्म, अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी उसी, ठीक है। लेकिन हमने एक गीत सुना था, मैं भारत का रहने वाला हूं, मैं भारत की बात सुनाता हूं। तो भारत जो है उसके लिए जो संवैधानिक रूप से शब्दों का प्रयोग हुआ है वो इंडिया या भारत है। आप क्या कहते हैं ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। हाँ सूरज जी, समय आने पर वो भी पढ़ाई जाएगी, सभी पढ़ाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप पढ़ते रहोगे। ऐसे एक दिन का चैलेंज को नहीं है, बताइए 18 साल का नहीं हो गया, ठीक है, 18 साल लग गया था पूरा होगा, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कराऊंगा, नेवी से कराऊंगा, प्रादेशिक समय आओ। ओके, तो एक बार आप जो है इसको नोट करें। अब हमारे पास में नाम आता है हिंदुस्तान। यह नाम 7वीं शताब्दी में प्रचलन में आया। कब आया था यह नाम? 7वीं शताब्दी में प्रचलन में आया। ईरान की देन है। राजा डेरियस प्रथम के, राजा डेरियस प्रथम के सुसा अभिलेख में, सुसा अभिलेख में जानकारी मिलती है। उसके अलावा हिंदुस्तान क्यों कहा गया? हमारे यहां ये नदी बहती है सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। इस पार के जो लोग थे उन्होंने यहां पर जो रहने वाले लोग थे उन लोगों के लिए सह के स्थान पर है शब्द का प्रयोग किया। यानी सह के क्या कहते हैं? वो सोरो नोट लो, वो सोरो नोट नहीं मारता, वो तो और नोट ले, अच्छा और नोट ले, हां ऐसे बोलते हैं, जैसे मारवाड़ी बोलते हैं, अगला हाथ बैठ जिम लो, अगला हाथ बैठ जिम लो, अगला हाथ चलो। समझ में धनबाद का कह रहा हूं, मतलब समझ में आ रहा है? कब समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, कब समझ तो का कर रहे हम, है ना? हां, हम इतना पढ़ लेंगे कैसे? अब ये तो आप पर डिपेंड करता है, आप पढ़ लोगे नहीं पढ़ लोगे। अब आगे वही सोच के बताऊंगा, क्या बात करोगे होते हैं। फिर हमारे पास में एक नाम है इंडिया, यूरानियों की, यूरा, यह नाम यूरानियों की देन है। यह नाम किसकी देन है? यूरानियों की देन है। हाँ। फिर हम पढ़ कर गए सिन टू को, फिर पढ़ा हमने टी एन टू, इसका मतलब होता है सिंधु नदी का देश, इसका मतलब है देवताओं की भूमि। यह दोनों नाम, यह दोनों नाम
यह दोनों नाम चीनी यात्रियों की देन है। प्यानिया मीमिया करा सही चीनी यात्री काम सुमाई सुमाई नहीं उठा चाउमीन खाओ सिखा दिया था गई तो सिखाया चाउमीन खाओ बर्गर खाओ सिखा दिया बात थाने भाई बनाए कौन थे बा ये बनाए थे मैगी गई चाउमीन या तो बना देता था जहां राखी कौन खावा बात। हां तो आप भारत के बारे में जाने जरूर, चाहे आप किसी भी एग्जाम को पढ़ते हैं आपको अपने परिवार के बारे में पता होना जरूरी है। ये कोई सिलेबस नहीं है कि किसी पेपर में पूछा जाएगा, ये सिलेबस नहीं है, सामान्य जानकारी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आजकल जो है पेपर में सिलेबस दिया होता है उससे नहीं पूछा जाता, उससे बाहर पूछा जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको भारतीय इतिहास के बारे में, अपने भारत के बारे में, उसके नामों के बारे में कुछ ना कुछ पता लगा होगा। ठीक है, चाहे आप आरएसी की तैयारी करें, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, चाहे आप बीएसटीसी की तैयारी करें, लेबर असिस्टेंट की तैयारी करें, एलडीसी की करें, सब इंस्पेक्टर की करें, सबके अंदर भारत के बारे में पूछा जा सकता है। क्योंकि अभी ये जो प्रश्न आया था हिंदुस्तानी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, वो आरएसी और पुलिस दोनों का एक ही है, जिसमें होता है कि रानियों की देन है। जब एक एग्जाम हो रहा था उस समय एग्जाम में पूछा गया था। मम्मी पापा के साथ क्लास में पढ़ना। ठीक है भानुराज जी, नमस्कार सभी को, धन्यवाद आप लोग सुने, और मेरी कोशिश है मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। पहले हम क्रांतिकारी जो है राष्ट्रवाद है उनके बारे में पढ़ेंगे, ताकि वो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे नई चेतना और एक ऊर्जा का संचार हमें मिलता है। इसके साथ ही आदाब, सत श्री अकाल, शबा खैर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कहते हैं भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसने कहा था? एएम मुंशी ने। इस काल में सर्वाधिक कला व साहित्य का विकास हुआ। सर्वाधिक कला व साहित्य का विकास हुआ। हाँ, इसके अलावा इसे अपने कहें कि अरे कला व साहित्य के केंद्र, कला व साहित्य के केंद्र कौन कौन से थे? तो उस समय मथुरा है, पटना है, बनारस। मथुरा उत्तर प्रदेश, पटना बिहार, बनारस जिसे वाराणसी भी कहा जाता है। इसे सौंदर्य कल्पना का काल कहा जाता है। सौंदर्य कल्पना का काल इसे कहा जाता है। गुप्त काल, जहां तक परीक्षा की बात की जाती है हमेशा गुप्त काल के अंदर वही प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि ये जो वैदिक मंत्री है, वरद जो है खटखट पर है, या कौन से मंदिर है, जैसे दशावतार मंदिर है या लक्ष्मण मंदिर है, ठीक है, रचना कुठार का मंदिर है, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, दसवां वो कंप्लीट है। तो लेकिन इन सबका विकास कैसे हुआ, क्यों हुआ, करने वाले कौन थे? गुप्त काल जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल है, ये हमें पता है। तो करने वाले तो राजा महाराजा थे, तो राजा महाराजाओं के नाम हमें पता होना चाहिए, उनके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि गुप्त काल के अंदर भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहने वाले व्यक्ति केएम मुंशी थे। केएम मुंशी ने इसे स्वर्ण काल कहा, सौंदर्य कल्पना का काल इसे कहा जाता है। आपको याद होना चाहिए कि मथुरा है, बनारस है, वो जो है अरे पटना यहाँ के मुख्य केंद्र हुआ करते थे। और यहाँ के कुछ शासक जिनके बारे में आपको पता होगा थोड़ी बहुत जानकारी, जैसे मैं कहूँ कि हम बात करें गुप्त वंश के शासकों की, गुप्त वंश के शासक, जब गुप्त वंश के शासक जो है इनके बारे में आवाज बंद कर दो। गुप्त वंश के जो शासक है इनके बारे में अपने ध्यान देते हैं कि इसमें कौन कौन थे। तो सबसे पहले अपने को नाम याद आएगा श्रीगुप्त। क्या नाम आएगा? श्रीगुप्त। नंबर 2 है घटोत्कच। घटोत्कच के बाद में आप याद रखोगे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त, और फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में आपको याद रखना है कि कौन आया था। समुद्रगुप्त आ गया, चंद्रगुप्त द्वितीय आ गया, फिर आपको याद रखना है केसी बीवी। कैसे याद रखो? केसी बीवी से कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त। हाँ, मोबाइल बिल्कुल ना चलाएं, बिल्कुल ध्यान रखें, मैं कह रहा हूं ना, बहुत आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आप पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस रखें। विष्णुगुप्त, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप, बैठे बैठे मोबाइल ना चलाएं। देखो पहला कौन है? श्रीगुप्त। हम क्या करेंगे गुप्त वंश के अंदर? श्री गणेश करेंगे। क्या करेंगे? श्री गणेश। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन हो गया? श्रीगुप्त हो गया। कौन हो गया? श्रीगुप्त हो गया। अब श्रीगुप्त के बारे में हमको पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? श्रीगुप्त के बारे में। उसके बाद घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, विष्णुगुप्त। कैसे याद करोगे? संस्थापक श्रीगुप्त है, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का बेटा जो कुमार देवी से उत्पन्न हुआ वो समुद्रगुप्त के बाद में कौन आएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां से आप याद रखेंगे के सी वी वी से विष्णुगुप्त, वी से भानुगुप्त, सी से स्कंदगुप्त, के से कुमारगुप्त। तो कैसी बीवी? अच्छी बीवी। याद हो गया? तो अच्छा जो काल था वो गुप्त काल था। अब यहां पर पहला शासक है हमारे पास में श्रीगुप्त। पहला प्रश्न आएगा कि श्रीगुप्त के बारे में बताओ, तो आप कहोगे गुप्त वंश का संस्थापक। गुप्त वंश का क्या था? संस्थापक था। इसने क्या था? एक उपाधि धारण की थी जिसे कहा जाता था महाराज। किसकी उपाधि धारण की? महाराज की उपाधि धारण की। उपाधि कौन सी धारण की इसने? महाराज। अब आप महाराज की उपाधि धारण की तो आप नोट लगा के लिखोगे, महाराज की उपाधि सामंत धारण किया करते थे। सामंत धारण किया करते थे। महाराज की उपाधि कौन धारण किया करते थे? महाराज की उपाधि सामंत धारण किया करते थे। आपको विशेषकर ध्यान रखना है। हाँ, अब अपने पास में नेक्स्ट जो आएगा उसका नाम, ये तो हो गया श्रीगुप्त, फिर नेक्स्ट आ गया घटोत्कच। भारत की, प्राचीन भारत की, दो प्रश्न आएंगे। प्राचीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? वो थी प्रभावती गुप्त। और उसके बाद हमारे पास में पूछा जाए कि मध्यकालीन भारत की जो है शासिका कौन थी? मध्यकालीन भारत की वो थी रजिया सुल्तान। ठीक है, हाँ, मैंने क्रांति को मैं करा रहा हूं, दोबारा पढ़ लेना। घटोत्कच, तो इसमें क्या याद रखोगे? प्रभावती गुप्त के ताम्र अभिलेख में, प्रभावती गुप्त के ताम्र अभिलेख में श्रीगुप्त व घटोत्कच की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, नेक्स्ट शासक जो गद्दी पर बैठा वो है चंद्रगुप्त प्रथम। यहां से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है क्या?
चलाया था, जैसे अकबर ने चलाया था, अकबर ने चलाया था क्या, अकबर ने चलाया था इलाही समत, क्या चलाया था, इलाही समत, ठीक है, इलाही समत अकबर के द्वारा चलाया गया। और चंद्रगुप्त जो प्रथम है उसके द्वारा क्या चलाया गया था, उसके द्वारा गुप्त वंश चलाया गया था, क्या चलाया गया था, गुप्त वंश, जिसका वास्तविक संस्थापक अपने चंद्रगुप्त को कहते हैं। उन्होंने 319 ईस्वी में गुप्त समत चलाया था और चांदी के सिक्के जारी किए थे, महाराजा धीराज की उपाधि उन्होंने धारण की थी, ठीक है। तो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक का नाम क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम है। 319 ईस्वी में हिजरी समत मोहम्मद साहब ने, इलाही समत अकबर ने, वर्धन समत हर्षवर्धन ने, गुप्त समत चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। ये सारी धारणा, शक समत कनिष्क ने और विक्रमी समत विक्रमादित्य ने गुप्त समत चलाया। इनकी जो उपाधि थी वो क्या थी, उपाधि महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। चांदी के सिक्के जारी किए। इंपॉर्टेंट है, लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। जो राजकुमार, जो ये कुमार देवी है, इसी का जो पुत्र है वो है समुद्रगुप्त। अगला जो था समुद्रगुप्त को इसने राज्य सौंप दिया और ये चला, ठीक है। हाँ, अपने पुत्र समुद्रगुप्त को इसने शासन सौंप दिया था। चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसके बारे में याद कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं अपने, नेक्स्ट कौन आएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, समुद्र जो गुप्त है इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था, 100 युद्धों का विजेता था, भारत का नेपोलियन था, धरणीबंध कहा जाता है, कविराज कहा जाता है, उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया, दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया, वीणा वादक था, इसने 6 प्रकार के सिक्के जारी किए थे, अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ठीक है। इसके बारे में जो जानकारी है वो हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति गद्य पद्य की चंपुर शैली में लिखी हुई है। सोने के सिक्के भी इसके द्वारा जारी किए गए। गुड़ जो है उस समय यहाँ पर गुप्त वंश का प्रतीक था। हाँ, स्वयं धारण किया करते थे उपाधियां समुद्रगुप्त। इसको बोल सकते हैं गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली, गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, 2 युद्धों का विजेता, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहते थे। तो युद्धों का विजेता कहलाता था। उपनाम कविराज, धरणीबंध। अपने से प्रश्न पूछा जाए, वीणा वादक था, 6 प्रकार के सोने के, 6 प्रकार के सिक्के जारी किए, 6 प्रकार के सिक्के जारी किए, जैसे व्याकर शैली के हैं मुख्य रूप से उनमें। अश्वमेध यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी, जानकारी कहां से मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति में। जानकारी कहां पर मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति में जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति के जो रचयिता है, रचयिता वो है हरिसेन, हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति गद्य व पद्य दोनों में है। गद्य पद्य वाली शैली को चंपू शैली भी कहते हैं, चंपू शैली भी कहा जाता है। उत्तरापद के 9 राजाओं को तथा दक्षिणापद के 12 राजाओं को, 12 राजाओं को हराया। 9 राजाओं को तथा दक्षिणापद के 12 राजाओं को हराया। क्या है, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है, कविराज है, धरणीबंध है। हाँ, पर सर वो धारण की नीति अपनाने वाला, बिल्कुल बहुत अच्छा बताया। इसने नीति जो अपनाई थी वो थी, क्या लिख देता हूं मैं, है जो धारण की नीति अपनाने वाला, यानी ये समूह नष्ट करना चाहता था ये सभी को, ठीक है ना। वैसे उदाहरण है, वैसे की नीति अपनाने वाला, बहुत बढ़िया विक्रम कुमार। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, अपने भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, पहले भारत की बातें करें, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया। और राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए तो इन्होंने राजस्थान के संदर्भ में बयाना में, लिख देता हूं जगह पड़ी है, बयाना भरतपुर में राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बनाया। यानी पर उदाहरण जो बोल रहा हूं मैं यहां पर, ये वो नीति हुआ करती थी जिसके तहत समूह नष्ट कर दिया जाए, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, आप जैसे जितना हो सकता है उतना तो करवा देंगे, पूरा तो कैसे करवाएं। नेक्स्ट हमारे पास शासक आता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। देखो चंद्रगुप्त मौर्य भी था, वह मौर्य वंश का संस्थापक था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय है। इसकी उपाधियां बहुत ज्यादा थी, विक्रमादित्य है, ब्रह्म भागवत है, ब्रह्म भटारक है, देवराज है, देवगुप्त है, सकारी है, ठीक है। अंतिम शासक थे जो शक शासक रुद्र सिंह, उन तृतीय की हत्या करके सकारी की उपाधि धारण करता है। हाँ हाँ, नोट्स ये काफी आप लोगों के लिए। जूनागढ़ की नीति, मोक्षानुग्रह की नीति भी थी। हाँ, इसकी दोनों ही है, ये प्रभु सुधारण की भी है, मोक्षानुग्रह भी है, मोक्षानुग्रह।
वैसे तो बहुत कुछ है, फिर पूरा थोड़ी ना हो जाएगा सारा, अपने को गुप्त काल के साहित्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हाँ, लिच्छवी दोहितर, सुनील नाइक, बहुत बढ़िया। चंद्रगुप्त मौर्य से क्या क्या कहते थे, इसकी उपाधियां बहुत ज्यादा है, उपाधि सबसे फेमस है वो आपको याद रखनी है, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, देवराज, देवगुप्त, परम भागवत, परम भट्टारक, परम भट्टारक, परम भट्टारक है, विक्रमादित्य है, ठीक है, देवराज है, देवगुप्त है। अंतिम जो उपाधि इसने धारण की थी वो थी शकारी। शकारी की उपाधि कैसे धारण की थी, शकारी की उपाधि जो है, हाँ, समुद्रगुप्त को आप ये कह सकते हैं लिच्छवी दोहितर भी था, लिच्छवी दोहितर, क्योंकि इसकी माता जो थी वो लिच्छवी राजकुमारी थी, तो आप ये भी लिख सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसके बारे में याद रखना, सब शासक, याद रखना रुद्र सिंह तृतीय को, ठीक है, रुद्र सिंह तृतीय को हराकर शकारी की, शकारी की उपाधि धारण की, शकारी की उपाधि धारण की, शकारी की उपाधि धारण की, अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्र सेन द्वितीय के साथ किया था, ठीक है। अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त प्राचीन भारत की प्रथम महिला शासिका है, इंपोर्टेंट है, ताम्रपत्र जो विलेख है इसका, उसी से घटोत्कच और श्रीगुप्त की जानकारी मिलती है। अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्र सिंह द्वितीय से किया। प्रभावती गुप्त कौन है, प्राचीन भारत की प्रथम महिला शासिका, रुद्र सेन द्वितीय से किया। प्रभावती गुप्त प्राचीन भारत की प्रथम महिला शासिका, प्राचीन भारत की प्रथम महिला शासिका जो है वो कौन है, प्रभावती गुप्त है, ये आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों के बारे में पूछा जाता है, हाँ, नोट कर लेना, आप बाकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसके नवरत्न में यहां पर बता देता हूं। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन था उस समय लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे, बहुत अच्छा शासन कर रहा है। अब देखो आप याद कैसे करेंगे, वर वर रुचि, वर रुचि, वरहा मिहिर, वेताल भट्ट, हमारे पास में नवरत्न है, वर रुचि, वरहा मिहिर, वेताल भट्ट। फिर अपने पढ़ते हैं वेद्य धनवंतरी, वेद्य धनवंतरी, तो वह याद हो जाएंगे हमारे पास में, वेद्य धनवंतरी, वेद्य धनवंतरी। उसके अलावा कालिदास, अमर सिंह, शंकु, टपना, घटकरपर, घटकरपर, इन्हीं का सबसे ज्यादा योगदान रहा है गुप्त काल के अंदर, ठीक है। हाँ, प्राय में एक रसायन में ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल आप सभी ने सही बताया, कालिदास जो है इसे भारत का शेक्सपियर कहते हैं। इनके बारे में एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, और आगे करते हैं, इसमें बता देता हूं मैं आपको। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाइयान भारत आया। जैसे चीनी यात्री ने तो कहा था अपने ग्रंथ क्योंकि में कि यह जो शासन था चंद्रगुप्त मौर्य का, उस समय कोई घरों के दरवाजों के ताले नहीं लगाते थे, ठीक है, घरों के दरवाजे तो होते थे पर ताले नहीं लगाते थे। तो फाइयान जो है यह जल मार्ग से आया, जल मार्ग से गया, जल मार्ग से गया, ठीक है। फाइयान जो था इसका एक ग्रंथ है था क्योंकि, ग्रंथ कौन सा है, था क्योंकि, था क्योंकि जो ग्रंथ है वो है फाइयान का, स्थल मार्ग से आया था, जल मार्ग से गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाइयान, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं, नवरत्नों की बात होगी चंद्रगुप्त के, इनके बारे में उल्लेख अपने बाद में करेंगे। फिर नेक्स्ट जो शासक बनता है कुमारगुप्त, कौन बनता है, कुमारगुप्त। अब इसको कैसे याद रखेंगे, कुमारगुप्त कुमारा था, कुमारगुप्त कुमारा था, पूरे दिन लिखता ही रहता था, पूरे दिन लिखता ही रहता था, स्कूल में जाता था, स्कूल में जाता था, तो याद हो जाएगा कुमारा था, तो सर्वाधिक अभिलेख लिखवाए, सर्वाधिक अभिलेख लिखवाए। स्कूल जाता था तो स्कूल बनवा दिया इसने महाविद्यालय, क्या बना दिया, महाविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है, बिहार में है, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के समय यहीं पर आया था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है, बिहार में है। यहां पर एक धर्मगंज पुस्तकालय भी है, एग्जाम में पूछा गया था, धर्मगंज पुस्तकालय। चीनी यात्री, चीनी यात्री हवेनसांग, हवेनसांग को युआन चवांग भी कहते हैं, युआन चवांग, युआन चवांग के अलावा यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार। तो ये जो हवेनसांग हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के समय नालंदा आया। हवेनसांग जो है इसका ग्रंथ है सी यू की, सी यू की,
ठीक है, ग्रंथ कौन सा है? सी यू की इसका ग्रंथ है। इसने मयूर शैली के सिक्के जारी किए थे। विलशाद अभिलेख इसके समय का है, जिसके अंदर पूरे गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। आपको क्या लिखना है? कुमार गुप्त ने मयूर शैली के सिक्के जारी किए और इसके समय विलशाद अभिलेख, विलशाद अभिलेख इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। लास्ट में सब याद करवा दूंगा, 1 सेकंड लगेगा आपको याद होने में। एक बार आप लिख लीजिएगा। हाँ, महेंद्रादित्य सक्रादित्य उपाधियां हैं, बिल्कुल सही बताया आपने, शाबाश। महेंद्रादित्य सक्रा। नेक्स्ट चलते हैं, कुमार गुप्त के बाद में हमारे पास में था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त में आप याद रखोगे हुण हुण सुण जुण, ये क्या था? आप याद रखना, हुण हुण जुण, हुण हुण जुण, यानी इनके समय हुण आक्रमणकारी जो आए उनकी जानकारी, जुण यानी जूनागढ़, हुण जुण हुण हुण, ठीक है। तो स्कंदगुप्त के समय क्या याद रखना है? हुण आक्रमण की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। हुण आक्रमण की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। और हुण हुण जुण, तो आपको याद रखना कौन कौन पुष्य मित्रों को भी हराया था, भीतरी अभिलेख इसके बारे में जानकारी देता है, ठीक है। हाँ, नालंदा से ग्रंथ चुरा ले गया था बेंसा, हाँ चुरा ले गया था। भीतरी अभिलेख से पुष्य मित्रों को हराने की जानकारी मिलती है। और इसके बाद में हमारे पास आता है भानुगुप्त। भानु किसका प्रायवाची है? भानु किसका प्रायवाची है, कमेंट करके बताओ, फिर याद हो जाएगा। 510 ईस्वी का एरण अभिलेख सती प्रथा की जानकारी देता है, जानकारी देता है। इनके समय मध्य प्रदेश के गोपराज की पत्नी सती हुई थी। मध्य प्रदेश के गोपराज की पत्नी सती हुई थी। हाँ, एरण अभिलेख जानकारी देता है। भानु सूरज का है, तो सूरज गोनराज नहीं, विक्रम गोपराज था। फिर हमें याद करना है अंतिम विष्णु गुप्त, यह है अंतिम शासक। गरुड़, गुप्त वंश का प्रतीक, गुप्त वंश का प्रतीक क्या था? गरुड़ था, ठीक है। गुप्त वंश का प्रतीक गरुड़ है, ठीक। अब देखो मैं आपको याद करवाता हूं कैसे याद करना है। सबसे पहले लिखना है गुप्त वंश। कल इसके बारे में, कला साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया है, पहला राजा है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का स्त्री गणेश दिया। श्रीगुप्त ने तो घटा छा गई है घटोत्कच, घटा छा गई है घटोत्कच, घटा छा गई है घटोत्कच, जैसे चंद्रगुप्त, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम आएगा, चंद्रगुप्त प्रथम आएगा, घटोत्कच में है छुपा हुआ जैसे चंद्रगुप्त प्रथम आएगा। चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था समुद्रगुप्त, बेटा कौन था? समुद्रगुप्त। फिर उसके बाद दोबारा चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा कि समुद्र को समेट लिया प्रथम और द्वितीय ने, समुद्रगुप्त को समेट लिया प्रथम और द्वितीय ने। फिर कैसी बीवी, के सी बी वी, वी से आएगा विष्णुगुप्त, वी से विष्णुगुप्त, ऐसे भानुगुप्त, भानुगुप्त क्रम भी याद हो जाएगा, जैसे स्कंदगुप्त और फिर कुमारगुप्त। अब याद कैसे करना है? पहला पूछेगा कि अंतिम बताओ, अंतिम राजा, तो अंतिम तो फिर यही है विष्णुगुप्त, अंतिम। अब पूछे कि संस्थापक बताओ, तो संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। ये भी बात सही है, दो तो सीधे सीधे याद हो गई। अब मैंने क्या कहा? भानु किसका प्रायवाची है? भानु सूर्य का प्रायवाची है, तो मैंने सूर्य की किरणों से सती हो गई, तो भानुगुप्त के समय किसका पता चला? सती प्रथा। स्कंद, गुण गुण जुण, गुण गुण गुण, गुण आक्रमणकारी जूनागढ़ अभिलेख, गुण गुण यानी भीतरी अभिलेख में भीतर कौन आया? पुष्य मित्र को, उनको आया, ठीक है। पूनम संग जी, कुमारगुप्त कुमारा था, कुमारा था, तो सर्वाधिक अभिलेख, सर्वाधिक अभिलेख। कुमार आदमी क्या लिखता है? सर्वाधिक अभिलेख लिखता है, कॉलेज के चक्कर काटता है पूरे दिन लेटर लेकर। तो नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, और कॉलेज जाएगा तो पैसे लगेंगे, तो मयूर शैली के सिक्के, मयूर शैली के सिक्के, तो ये कुमारा व्यक्ति पूरा हो गया। याद करना है, कुमारा था, सबसे ज्यादा अभिलेख लिखा है, कुमारा बैठा बैठा लेटर लिख रहा था, पैसे लगते थे, मयूर शैली के पढ़ने जाता था नालंदा विश्वविद्यालय में, है ना। फिर ये समुद्रगुप्त सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है, भारत का नेपोलियन है, 100 युद्धों का विजेता है, धरणी भंग कहा जाता है, कविराज कहा जाता है, वीणा वादक है। इसे मुद्रा मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी, प्रभु बोधारण की नीति अपनाई थी। इसने जो है अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश के साथ कर गया। वो चंद्रगुप्त ने किया था, सॉरी, चंद्रगुप्त ने किया था अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश के साथ, जिनका नाम रुद्रसेन द्वितीय था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही मेहरौली का लोह स्तंभ याद रखना है, मेहरौली का, मेहरौली का लोह स्तंभ। ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। मेहरौली का लोह स्तंभ यहीं पर बना है। भारत की जो उत्तर भारत की पहली मस्जिद है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा अपने बात करेंगे वहां पर कुतुब मीनार की बात करेंगे, कुतुब मीनार के बारे में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा आपको याद करना है। तो एक बार सिर्फ आप राजाओं को याद कर लेना। संतोष कुमार रामगुप्ता, लेकिन जिनके बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं है, तो उनको क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार आप सभी जो है इनको याद कर लेना। 3-4 मुख्य मुख्य मैंने आपको करवा दिए, ये बड़े बड़े राजा हैं जो आपको याद करने हैं। ये वाले चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम आप याद कर लेना, बाकी ये वाले बता दिए, 3 ये बता दिए, बचे आप याद करना। इसके समय नवरत्न थे, ठीक है, वो आपको याद रखना है। वह वाले 4 है, उसके बाद में अमर सिंह, शंकुश, कटकर पर कालिदास को 5 याद करना, ठीक। धन्यवाद, जय हिंद। कल पढ़ेंगे इसकी कला एवं साहित्य के बारे में कि गुप्त काल में किन किन चीजों का जो है विकास हुआ है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हो सकता है रात को भी पढ़ सकते हैं।
इतिहास का स्वर्ण काल के.एम. मुंशी ने कहा। अब आप पूछे के.एम. मुंशी का पूरा नाम क्या है? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। क्या नाम है? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी कहा जाता है। इसे गुप्त काल जो है इसे ही हम पढ़ते हैं। इसे क्या कहते हैं? सौंदर्य कल्पना का काल। सौंदर्य कल्पना का काल कहा जाता है। सौंदर्य कल्पना का काल कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर कि मंदिर कला का मंदिर निर्माण कला का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ। मंदिर निर्माण कला का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ था। ये बात होगी यहां पर। उसके अलावा यहां से और प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न ये बनता है कि उत्तर भारत में किस शैली में मंदिर बने और दक्षिण भारत में किस? तो दक्षिण में द्रविड़, उत्तर में नागर। याद रखना है, उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली, उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली वो कौन सी थी? नागर शैली थी। नागर शैली। और इसी में सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक निर्माण, यही जो शैली है ये सर्वाधिक निर्माण जो है इसी शैली में हुए हैं। ये गुप्त काल में नागर श्रेणी के अंदर सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ है। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत में कौन सी आ जाएगी? द्रविड़ शैली। ठीक है, कौन सी आ जाएगी? द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिण भारत में आ जाएगी। हाँ, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूं, अपने को एक चित्र बनाना है। जब आप इस चित्र को बना लेंगे तो आप समझेंगे कि कहां पर कलश हुआ करता था, कहां अमलक हुआ करता था, कहां मंडप हुआ करता था। इस चित्र को समझते हैं अपने। ये हमारे पास में पहले से बनाओ, एक लाइन खींच लो। ठीक है, हाँ, फिर उनके बाद में पेड़ियां बनानी है। ये पेड़ियां बना लो पहले, वो तो हाथ से उसे बना रहे थे, अच्छा बना देते ये। ठीक है, उसके बाद में ये करके दिखाओ। फिर इसके ऊपर अपने इस प्रकार से यहां तक ये बना देते। ठीक है, अभी और नीचे करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर अपने मंदिर बनाते हैं पूरा। तो इस मंदिर के अंदर अलग अलग चीजें बनी हुई है। कैसे बनी हुई है? जैसे मैं आपको कहूं, ये अपने ये दे और यहाँ से मैंने इसको ले लिया। अब एक मंदिर जो है उसकी यहाँ से अपने टूल पकड़ते हैं। तो अपने पास में इस प्रकार से यहाँ पर तीन चीजें बनानी है। तीन चीजें, 1 2 3, ऐसे तो आगे चलेगी। छोटी चीज बनानी पड़ेगी, छोटी कर देंगे। दोबारा 1 2 3, ये इसके साथ जोड़ दो। अब यहाँ पर इसका मंदिर का जो ऊपरी भाग है इसमें तो नीचे कर देता हूँ, फिर ये फाइल में कटेगा जरूर। इसके अंदर आपको क्या करना है? जो ऊपरी भाग है कौन सा? ये वाले भाग पर एक इस प्रकार से बनाना है और एक इसके ऊपर छोटा सा ऐसे बनाना है। अब जो सबसे ऊपर है उसे क्या कहा जाता है? कलश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलश कहा जाता है। इन सबके ऊपर भी आपको ऐसे बनाना है ऐसे। ठीक है, गुंबद बनाने, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं कलश। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है आमलक। और ये जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है मंडप। ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है? मंडप कहा जाता है। अब हमसे पूछा जाए भाई ये वाला क्षेत्र क्या है? मुझे इन्हें तो चबूतरा बोला है। क्या बोलते हैं इसको? चबूतरा। और इसे क्या बोलते हैं? चबूतरे के नाम। अब हमसे प्रश्न आता है कि सर गर्भगृह क्या होता है? शिखर क्या होता है? तो जो आप ये ऊंचा भाग देख रहे हैं इसको आप ये लिख सकते हैं शिखर। क्या लिख सकते हैं? शिखर। और गर्भगृह जो है यहाँ पर अपने ये बना सकते हैं। ये इसके अंदर ये इस प्रकार से, इसको अपने क्या कहेंगे? ये मंदिर का जो मुख्य भाग है ये वाला, इसको कहेंगे गर्भगृह। क्या कहते हैं? गर्भगृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है। क्या सर ये जुड़ेंगे नहीं? बिल्कुल जुड़ेंगे, दोनों तीनों आप आपस में जोड़ लेना इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये जो मंदिर निर्माण की शैली थी इसे कहा जाता है। इसके अलावा आधार पीठिका जिसे कह सकते हैं, जत्ती जिसे कह सकते हैं, सभा मंडप जिसे कह सकते हैं, सारे इसके अंदर आते थे। एक मिनट लिखने दो प्लीज गुरुजी। हाँ लिख लो, आपको टीचर्स डे का गिफ्ट देना है, कैसे दो? ठीक है, मंदिर के द्वार पर यमुना व गंगा की मूर्ति मिलती है। इसका कल मैं आपको चित्र भी दिखा दूंगा किस प्रकार से बने हुए थे। अब इसके जैसे प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, जत्ती क्या होता है, सभा मंडप क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है गर्भगृह क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। चलो सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं गर्भगृह के बारे में। ये नोट कर लिया ना? अब अपने कह रहे हैं गर्भगृह जिसे बोलते थे देवता का स्थान। गर्भ क्या कहते थे? गर्भगृह इसे क्या कहा जाता था? देवता का आसन या इसको स्थान कह सकते हो आप। ठीक है, गर्भगृह जो मंदिर के बिल्कुल अंदर की ओर जो स्थान हुआ करता था उसको अपने कहते थे। फिर होता था शिखर। क्या होता था? शिखर हुआ करता था। शिखर को क्या कहते थे? गर्भगृह के ऊपर बना भाग जो गर्भगृह के महत्व को दर्शाता है। घुमावदार आकृति, जैसा हमने देखा, देखो ये गर्भगृह, इसके ऊपर ये जो भाग बना हुआ है घुमावदार आकृति के साथ, ये वाला। ठीक है, ये जो है ये शिखर हो गया। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया? शिखर हो गया। ये भाई ये हमारे पास में घुमावदार आकृति, गर्भगृह के ऊपर का जो भाग है वो क्या कहलाता है? शिखर कहलाता है, घुमावदार आकृति वाला। नंबर 2 क्या लिखोगे? शिखर। गर्भगृह के ऊपर बना भाग, या मैं इसको कह दूं घुमावदार आकृति। घुमावदार आकृति उसे क्या कहा जाता है? शिखर कहा जाता है, जो गर्भगृह के महत्व को दर्शाता है। गर्भगृह के महत्व को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? गर्भगृह के महत्व को दर्शाता है। गर्भगृह के महत्व को दर्शाता है। उसके बाद में आता है मंडप। क्या आता है? मंडप मुख्य प्रवेश द्वार के पास, जैसे अपने जाते हैं मंदिर के अंदर, उसके जो प्रवेश द्वार होता है उसके पास में जो लोगों का बैठने का स्थान होता है उसको अपने सभा मंडप के एग्जांपल के तौर पे कहा जाता था। यमुना व गंगा की वहां पर प्रवेश द्वार के पास मूर्तियां बनी होती थी, उसे कहा जाता है। ठीक है, हाँ, दुर्गेश जी होगा नहीं, करवाएंगे उसको भी। 3 नंबर क्या है? मंडप। मंडप क्या हो गया? प्रवेश द्वार के पास बना बैठने का स्थान।
बैठने का स्थान, बैठने का जो स्थान होता है उसे क्या कहा जाता था? मंडप कहा जाता था, मुख्य प्रवेश द्वार के पास, ठीक है ना? तो ये भी आपको ध्यान रखना, प्रवेश द्वार के पास बना बैठने का स्थान, एग्जांपल के तौर पर आप सभा मंडप कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या बनेगा? आमलक। क्या होता है? मंदिर के शीर्ष पर, शिखर के ऊपर का जो स्थान था। क्लास है तो नींद आ रही है, क्लास में तो स्टार्ट करिए। हाँ, अब क्या आएगा? 4 नंबर क्या है? आमलक। ठीक है, अभी यहां देखते हैं कि यहां आमलक गिरा, शिखर के ऊपर का जो स्थान है वो आमलक है। तो अपने पास प्रश्न क्या बन गया? आमलक। ठीक है, इसको क्या बोलते थे? शिखर के ऊपर का स्थान। अब जो शीर्ष स्थान है सबसे ऊंचा, वो तो अरे अपने कह सकते हैं कि शिखर के ऊपर का स्थान है, या अपने कह सकते हैं कलश होगा, मंदिर के सबसे ऊपर, मंदिर का सबसे ऊंचा स्थान। ठीक है, इसको अपने शिखर के ऊपर का स्थान बोल देते हैं। उसके बाद में क्या आएगा? 4 नंबर कलश, 5 नंबर से क्या आएगा? कलश। मंदिर के ऊपर का सबसे ऊंचा स्थान, मंदिर के ऊपर का सबसे ऊंचा स्थान जो है वो क्या कहलाएगा? अपने वो कलश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कलश कहलाएगा। एक एक कमेंट ना करें भाई। फिर हमारे पास में एक प्रश्न आता है, अंतराल। अंतराल क्या होता है? मंडप व गर्भगृह के बीच का अंतराल। फिर इसके बाद में क्या पढ़ेंगे बताओ? प्रदक्षिणापथ। क्या आता है? प्रदक्षिणापथ। ऐसे ही आता है जगती। जगती क्या होता है? पूजा करने हेतु बनाया गया ऊंचा स्थान, अर्थात बैठने की प्रार्थना करने का मंच जिसे कहते हैं जगती कहते हैं। तो ये कह सकते हैं जगती पूजा करने योग्य, पूजा करने हेतु बनाया गया ऊंचा स्थान। और दक्षिणापथ जो होता है वो मंदिर के चारों तरफ जो फेरी लगाते हैं उसको कहा जाता है, जो पथ बना होता है। आज भी अपने मंदिरों में जाते हैं तो वहां पर बना होता है। तो अपने बात करते हैं यहां पर, एक तो जगती, ठीक है, और एक हमारे पास में आ गया दक्षिणापथ। जगती क्या है? मंदिर में पूजा करने हेतु बनाया गया ऊंचा स्थान, मंदिर में पूजा करने हेतु बनाया गया ऊंचा स्थान। ठीक है, दक्षिणापथ क्या होता है? मंदिर के चारों तरफ फेरी लगाने वाला पथ, मंदिर के चारों तरफ फेरी लगाने वाला पथ, मंदिर के चारों तरफ फेरी लगाने वाला पथ। और उसके बाद आता है शिखर। इन मंदिरों का निर्माण जो है अपने कहते हैं शिखर वाले। ये मंदिर कहां हुए थे? गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण हुआ था। हाँ, जूनियर अकाउंटेंट के इतिहास देख रहा हो गए हैं और कौन करा रहे हो? पहला मंत्र जान। हाँ, देखो गुप्त काल में क्या है, शिखर जो है वो युक्त मंदिर बने थे। हाँ, सर इतना डीप से आएगा क्या? इतना डीप से आएगा? पहले कौन पढ़ा रहा था? मुझे तो नहीं पता। कल्चर की आप क्लास कब से लोगे? कल्चर की क्लास कब से लूंगा? राजस्थान हिस्ट्री भी हो जाए, इंडिया हिस्ट्री भी हो जाए, ऑफलाइन भी हो जाए, किताब और काम भी हो जाए, यूट्यूब वाली भी हो जाए, पूरे दिन में 10 घंटा में क्या पूरी होगी? आज जब करवा दूंगा लेकिन ये, ठीक है, नोट लगा लिखो। गुप्त काल के उत्तरार्ध में शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण निर्माण सर्वाधिक हुआ, सर्वाधिक हुआ। अब हमसे प्रश्न आता है, जैसे गुप्त काल में प्रथम शिखर युक्त मंदिर कौन सा है? तो देवगढ़ यूपी का है, और एक दशावतार मंदिर है झांसी उत्तर प्रदेश, दोनों ही उत्तर प्रदेश के हैं। कौन सा है? गुप्तकालीन प्रथम शिखर युक्त मंदिर हमारे पास में आता कौन सा है? देवगढ़ यूपी, ये लिख देते हैं। दशावतार, दशावतार मंदिर झांसी यूपी। झांसी जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इसका जो केंद्र बिंदु है वो है। यह जो मंदिर है यह विष्णु को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर के शिखर का जो अपने कहते हैं कि कितना ऊंचा शिखर हो सकता है? 12 मीटर ऊंचा शिखर है। इस मंदिर में 4 मंडप बने हुए हैं। ठीक है, विष्णु को समर्पित मंदिर है, इसमें 4 मंडप बने हैं। और एक प्रश्न और आता है, विष्णु को समर्पित मंदिर है, इसमें इस मंदिर के शिखर की ऊंचाई, ऊंचाई जो है वो है 12 मीटर। कितनी है? 12 मीटर इस मंदिर के शिखर की ऊंचाई है। ममता मैडम ने पढ़ाया था, उसके बाद में लिखना है ना, इंडस्ट्री नहीं करवाएगी क्या? लिखने दो, लिखवा रहा हूं ना मैं, एक बार लिख देता हूं, उसके बाद में आपको बताऊंगा आपको कैसे कैसे कहां लिखना है। ठीक है, एक बार आप लिख लीजिएगा। एक बार आप जो है यहां तक नोट कर ले, मैं आपको 3 पेज लिखवा देता हूं, अभी 5वां पेज है, उसके बाद सारी लाइन लिखूंगा। ममता मैडम मुझे नहीं पता, आप बात मत करें। शिखर मुख्यतः 3 प्रकार के होते थे। अब जो शिखर है, जैसे मैं कहूं कि एक शिखर वो होता था जिसके अंदर रेखाएं होती थी, रेखा प्रसाद शिखर उसको बोलते थे। एक वल्लभी शिखर होता था जो गुजरात से उठा हुआ था। एक फमसाना शिखर हुआ करता था। ठीक है, कौन कौन से शिखर होते थे? वल्लभी शिखर, फमसाना शिखर, और एक था रेखा प्रसाद शिखर। अब आप नोट कर लीजिए। हाँ, यहां
से अभी मैं आपको दोबारा बता देता हूं, पहले मैं समझा देता हूं। गुप्तकालीन कला साहित्य की बात कर रहे हैं। गुप्तकाल जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के मुंशी के द्वारा कहा गया है। यहां पर आपसे पूछा जाए कि सौंदर्य कल्पना का काल से कहा जाता है। गुप्तकाल में बनारस है, मथुरा है, पटना है, ये इसके जो है विकास के केंद्र रहे थे। और यहां पर गुप्तकाल में मंदिर निर्माण की जो कला है वो सर्वाधिक गुप्तकाल में हुई थी। गुप्तकाल में मंदिर किस प्रकार के हुआ करते थे, मैंने आपको बताया था कि मंदिर में एक शिखर होता था, शिखर के ऊपर आमलक होता था, आमलक के ऊपर कलश होता था। उसके बाद में वहां तीन जो बनाए वो मंडप थे, ठीक है, एक चबूतरा बना होता था, शिखर के निचले भाग में अपने लिखा वो गर्भगृह बना हुआ करता था, ठीक है। ऐसे ही जगती जगती जो था वो पूजा करने का ऊंचा हुआ स्थान, पूजा करने का ऊंचा स्थान था, पूजा करने का ऊंचा स्थान बनाया गया था। मंडप जो था प्रवेश द्वार के अंदर जब पहुंचते थे मंदिर के तो वहां पर जो बैठने का स्थान हुआ करता था उसे मंडप कहा जाता था। अंतराल मंडप और गर्भगृह के बीच का जो क्षेत्र था उसे अंतराल कहा जाता था। अंतर आ गया, गर्भगृह और मंडप के बीच के अंदर जो है वो अंतराल कहलाता था, ठीक है। शिखर जो थे वो तीन प्रकार के हुआ करते थे, फलसफा अरे फमसाना जो शिखर है फमसाना शिखर था, वल्लभी शिखर था और रेखा प्रसाद शिखर था। प्रथम शिखर युक्त मंदिर जो है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, झांसी का दशावतार मंदिर है जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। इस मंदिर की खास विशेषता थी कि यह मंदिर जो है वो विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु को। और इनके अलावा मंदिर के जो प्रवेश द्वार हुआ करते थे वहां पर गंगा यमुना की मूर्तियों के अलावा हंस है, मिथुन है, स्वास्तिक है, कलश है, शंख है, पद्म आदि का अंकन भी होता था। गुप्तकाल के शुरुआती दौर की बात अपने करेंगे, विष्णु भगवान को समर्पित है चार मंडप। बिल्कुल राहुल राज जी, प्रीति चौधरी जी, इसको आप चेक कर लीजिएगा उसमें, ठीक है। हाँ, तो एक बार आप इसको नोट कर लिया यहां तक। अब इसके बाद इसको नोट कर लीजिए, चित्र बना लो आप, इससे बहुत सारी चीजें हो जाएगी। अरे नोट करवा दे। देखो, गुप्त काल के शुरुआती दौर में मंदिरों की छतें सपाट होती थी, लेकिन उत्तरार्ध काल में शिखर युक्त शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण हुआ। अब अपने किसकी मूर्तियां पढ़कर गए थे? गंगा यमुना की। किसकी मूर्तियां पढ़कर गए थे? हाँ क्या हुआ? हाँ ठीक, हाँ मिथुन। देखो क्या पढ़ रहे थे अपने गुप्त काल में, गुप्त काल के मंदिरों में गंगा यमुना की मूर्तियों के अलावा, गंगा यमुना की मूर्तियों के अलावा हमारे पास और कौन कौन सी मूर्तियां मिली है? जैसे कलश, स्वास्तिक, शंख, मिथुन। इनके अलावा आपको कोई पता हो, जैसे अरे मिथुन हो गया, स्वास्तिक हो गया, कलश हो गया, इसके अलावा जैसे अपने पद्मासन जो पद्म हुआ करते थे, जो अरे पैर पद्म है, मंगल है, आदि का अंकन मिला है, ठीक है। पद्म, मंगल आदि का अंकन मिला। भर्ती का मुझे नहीं पता। अब गुप्तकाल में कौन कौन से मंदिर मिले हैं? उन मंदिरों में सबसे पहले अपने लिखना स्टार्ट करते हैं कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, भूमरा का शिव मंदिर है, एक भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर है। कहां कहां मिले हैं? एरन का विष्णु मंदिर है, ठीक है, नचना कुठार का मंदिर है। सारे जो मंदिर हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है? गुप्तकालीन मंदिर। गुप्तकालीन मंदिर जैसे मैंने कहा, एक नंबर देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। ईंटों से निर्मित मंदिर कौन सा है? आप मुझे कमेंट करके बताएं। भूमरा का शिव मंदिर ईंटों से निर्मित गुप्त काल का एकमात्र मंदिर है, जो बताइए कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, प्रथम ईंट से निर्मित भीतरी गांव का मंदिर। कहां पर है ये बताओ? देवगढ़ से आगे वाला स्थान भी लिखूं क्या? ठीक है, हमारे पास देवगढ़ का दशावतार मंदिर अभी तो पड़ा था, झांसी यूपी। किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है, भीतरी गांव का। हाँ ठीक है। भूमरा का शिव मंदिर है, रत्ना मध्य प्रदेश। रत्ना मध्य प्रदेश, एक ही का जवाब आया सिर्फ। टिकवा का विष्णु मंदिर, टिकवा का विष्णु मंदिर कहां का है? जबलपुर मध्य प्रदेश। एक है नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये कहां का? जल्दी बताओ। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, कमेंट करके बताओ कहां है। भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर कहां पर है? भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर कहां पर है? ये आपने बताया प्रथम। हाँ, ओ का शिव मंदिर है, एरन का विष्णु मंदिर भी है, सागर एमपी में है एरन का विष्णु मंदिर। लिख देता हूं मैं, एरन का विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर बहुत ज्यादा थे, सागर एमपी। लेकिन नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना एमपी। ये जवाब नहीं आया, लक्ष्मण मंदिर कहां पर है? कमेंट में अलवर। अलवर में नहीं है,
लक्ष्मण मंदिर, अन्य लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है जो छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर नामक स्थान पर है। हिरण लक्ष्मण मंदिर का भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर बताओ आप कहां पर है? विष्णु को समर्पित। यूपी, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश। अब देखो इसकी खास बात मैंने आपको यहां पर बताया है कि ये जो है भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर ये विष्णु को समर्पित है। कहीं आप इसको लक्ष्मण को समर्पित मत कर देना, ठीक है ना? विष्णु को समर्पित। अन्य लक्ष्मण मंदिर रायपुर के छत्तीसगढ़ में मिला है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जिसको बोलते हैं। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये कहां पर है? रायपुर छत्तीसगढ़ में है। रायपुर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है? तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए यहां से। फिर तो नींद में क्या काम करना है? तुम जानी बोल सेकंड शिफ्ट में चल रही आवाज नहीं जा रही उनके पास। उदयगिरी का गुहा मंदिर आवाज में जा रही नहीं जा रही? ऐसे मत करो टेक्निकल टीम। उदयपुर का गुहा मंदिर, उदयगिरी का सॉरी उदयगिरी का गुहा मंदिर विष्णु को समर्पित है। विष्णु को समर्पित है। ये तो मैं सामने देख लेता हूं आप लोगों के कमेंट के साथ में, वरना उनके कमेंट वगैरह से दिख ही नहीं रहे हो हैं? हाँ, ठीक है। तो अपने को यहां पर ध्यान रखना है किस काल में क्या क्या बने थे। आज अपना पढ़ेंगे अपने, कल अपने मूर्ति कला के बारे में पढ़ेंगे। मूर्ति कला जो है का विकास कैसे हुआ, कौन कौन सी मूर्तियों के बारे में मिलता है, ठीक है? उसकी कौन कौन सी शैलियां हैं। आपको याद क्या करना है कि गुप्तकालीन जो मंदिर कला है उसके अंदर सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण नागर शैली में हुआ है और सर्वाधिक जो मंदिर है वो नागर शैली में बने थे। ये नागर शैली है जो उत्तर भारत की है, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली है। लक्ष्मण मंदिर एवं भीतर गांव का जो मंदिर है उसके अंदर समानता पाई जाती है, ठीक है? नोट लगा के लिख सकते हो। क्योंकि सिर्फ वो है ना, सिर्फ वाला भीतर गांव वाला दोनों अलग अलग। लक्ष्मण मंदिर व भीतर गांव के मंदिर में समानता पाई जाती है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ सारा का सारा, रिपीट अपने जरूर कर लेंगे। आपको कुछ नहीं करना, घर पर ये बनाना है। ये क्या है? फिर इसके ऊपर ये बनाना है, फिर ये जाना है और ये आना है, फिर 1 2 3 ये आना है, ठीक? इसके ऊपर एक, फिर ये, फिर यहाँ पर ये करके दिखाओ, फिर अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है? इस क्षेत्र को मंडप कहा जाता है, इसे गर्भगृह कहा जाता है, इसे शिखर कहा जाता है, इसे आमलक कहते हैं, इसे कलश कहते हैं, इसको चबूतरा कहते हैं। अन्य के अंदर आपको नाम रखना है, याद तख्ती है, मंडप है, अंतराल है, ठीक है? ये चीजें आपको अलग से याद रखनी है, बाकी चित्र से याद हो जाएगा। फिर अपने को याद करने हैं मंदिरों के निर्माण, मंदिरों के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। देवगढ़ का दशावतार मंदिर मुख्य मुख्य बता रहा हूँ। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का कौन सा था बताओ? विष्णु मंदिर। और कुछ याद रहे ना रहे, इतने आपको याद रहने चाहिए। किसी भी समय किसी भी हालत में कभी भी पूछा जाए। आवाज ही नहीं आ रही? हाँ, आवाज आ तो रही है, ठीक है? तो ये सारे के सारे आपको मैंने बता दिए। हाँ, आवाज नहीं पढ़ते, इसको याद कर लेना। दोबारा बता रहा हूँ, गुप्त काल सर्वाधिक मंदिर निर्माण कला, शिखर युक्त मंदिर उत्तराध काल के बाद में थे, उससे पहले स्पाट मंदिर बनते थे, ठीक है? धन्यवाद। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना।
शैली में थे, पंचायतन शैली के मंदिरों का उदाहरण भी अपने को गुप्त काल में देखने को मिलता है, द्रविड़ शैली के अंदर पढ़ रहे थे। लेकिन मूर्ति कला जो है वो किसमें है? इसके अंदर सबसे अंदर एक नाम आता है हमारे पास, गांधार शैली। गांधार शैली जो है वो एक यूनानी शैली है। क्या है? यूनानी शैली है। इसका विकास जो है, गांधार शैली का विकास कनिष्क के काल में हुआ था, लेकिन ये जो है यूनानी होने के बावजूद भी इसके अंदर जो सर्वाधिक मूर्तियां बनी है वो भारतीय विश्व आधारित बनी है। ठीक है, गांधार शैली विकास कनिष्क के काल में, कनिष्क के काल में यह एक यूनानी शैली है। दूसरा, भारतीय विषयों पर आधारित चित्र बने, भारतीय विषयों पर आधारित चित्र बने हैं। हाँ, अब क्या हुआ कि जब गांधार शैली पनपी तो इसके पनपने के बाद में मथुरा शैली में भी मूर्ति निर्माण की शैली का विकास हुआ, उसे मथुरा शैली कहा गया। क्या कहा गया? दूसरी शैली हमारे पास में कौन सी आती है? दूसरी हमारे पास में आती है मथुरा शैली। कौन सी आई? मथुरा शैली। जी, मथुरा शैली क्यों आई? देखो मैंने क्या कहा, पहले गांधार शैली थी, फिर मथुरा शैली है। गुप्तकालीन मूर्ति कला जिससे सर्वाधिक प्रभावित रही वो मथुरा शैली है। कौन सी है? मथुरा शैली। बुक की फीस कितनी है? बुक की फीस नहीं होती, बुक का प्राइस होता है लक्ष्मी जी, वो आप वहां पर जाकर देख लें। ठीक है, 3 किताबों का उसमें समायोजन है, तो आप सोच लीजिए थोड़ी सी तो आपके लिए कॉस्टिंग चार्ज रहेगा। मथुरा शैली, मथुरा शैली के अंदर क्या है? गुप्तकालीन मूर्ति कला सर्वाधिक किससे प्रभावित रही है? ठीक है, गुप्तकालीन मूर्ति कला सर्वाधिक प्रभावित रही। गुप्तकालीन मूर्ति कला है जो सर्वाधिक प्रभावित रही है। गुप्त काल में मूर्ति कला के निर्माण के 3 केंद्र हुआ करते थे। कितने केंद्र हुआ करते थे? 3 केंद्र हुआ करते थे। मथुरा है, सारनाथ है, पाटलिपुत्र है। कितने होते थे? 3 केंद्र हुआ करते थे। गुप्त काल में मूर्ति कला के 3 केंद्र थे। कौन कौन से थे बताओ? मथुरा है, सारनाथ और पाटलिपुत्र। आगे बढ़े, बढ़ो सर। पाटलिपुत्र। अब गुप्तकाल में जो मूर्तियां हुआ करती थी वो किससे बनती थी? गुप्तकालीन मूर्तियां धातु से, मिट्टी से या पत्थरों से बनी हुई मिली है। पत्थर जो हुआ करता था वो सफेद, चीनी, बलुआ, लाल पत्थर जो हुआ करता था उससे बनी हुई मिलती थी। नोट लगा लिखना। गुप्त काल में निर्मित मूर्तियां, गुप्त काल में निर्मित मूर्तियां मिट्टी, धातु व पाषाण पत्थरों से बनी होती थी। ठीक है, पत्थर कैसे होते थे? लाल, बलुआ, चीनी, मिट्टी वाले। लाल, बलुआ, चीनी, मिट्टी से बनी। ठीक है, तो गुप्तकालीन आपसे पूछा जाए मूर्तियां किससे बनती थी? वो धातु से बनती थी, वह मिट्टी से बनती थी, वह पाषाण से बनती थी। अब गुप्तकालीन मूर्ति कला की अलग अलग विशेषता है, जैसे कि आपको मिले केश सज्जा मिल सकता है, परिधानों की महत्ता, यहाँ पर नग्नता की जगह वस्त्रों को महत्व दिया गया है, आध्यात्मिक विषयों पर महत्व दिया गया है, विष्णु जी की मूर्तियां सर्वाधिक बनी हुई है। ये जो सारे महत्व है वो गुप्तकालीन ही मूर्ति कला में देखने को मिलते हैं, वो कहीं नहीं मिलते हैं। गुप्तकाल की मूर्ति कला की विशेषताओं में परिधानों की महत्ता, यानी यहाँ पर नग्नता की जगह वस्त्रों को महत्व दिया गया है। अलंकृत प्रभामंडल आपको देखने को मिल सकते हैं, मुद्रा आसन आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं कहूं बुद्ध की प्रतिमा आपको देखने को मिल सकती है, विष्णु की मूर्तियां आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जैन मूर्तियां आपको देखने को मिल सकती है, हिंदू मूर्तियां आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं। मूर्ति कला की विशेषताएं। मूर्ति कला, कौन सी मूर्ति कला सर? गुप्तकालीन मूर्ति कला की विशेषताएं। तो एक तो आपको कल पता ही चल गया होगा कि विष्णु जी की ज्यादा मूर्तियां थी, तो आपको वो तो सबसे पहले याद हो गया होगा कि यहाँ पर जो है विष्णु जी की मूर्तियां बनी हुई है, केश सज्जा जिसको दिखाया गया है वो आपको पहले लिख लेना है। ठीक है, तो मैं लिखूं विष्णु जी की सर्वाधिक मूर्तियां मिली है, केश सज्जा, परिधानों की महत्ता, परिधानों की महत्ता यानी नग्नता में न होकर वस्त्र सहित मूर्तियां, वस्त्र सहित मूर्तियां, वस्त्र सहित मूर्तियां। उसके अलावा हिंदू, जैन व बौद्ध धर्म से जुड़ी आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मूर्तियां, आध्यात्मिक मूर्तियां जो है वो यहां पर देखने को मिलती है। अलंकृत प्रभा मंडल, क्या मिलता है? अलंकृत प्रभा मंडल, आप इसको नोट करें। मुद्रासन भी बिल्कुल ये लिख देता हूं मैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मुद्रासन, शाबाश विष्णु, अच्छा बताया आपने, नोट कीजिएगा। और कर लिया। अब क्या है, गुप्त काल में कुर्म वाहिनी, यमुना व मकर वाहिनी, गंगा की मूर्तियां मिली है। डुमरा के शिव मंदिर में, खो के मंदिर में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में मूर्ति मिली है। बुद्ध की जो धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या मतलब है? जो सारनाथ के अंदर जब उन्होंने उपदेश दिया था, ठीक है, तो वहां से धर्म चक्र प्रवर्तन की जो मुद्रा है वो उनकी मिली है, कांगड़ा से मिली है। हाँ, ठीक है, लिखो शाबाश। बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां मिली है। अपने जो विराट सभ्यता थी पहले, ये जयपुर के अंदर आती थी, कोटपुतली बहरोड में आती है, वहां पर भी राजस्थान के अंदर मथुरा शैली में बनी हुई बुद्ध की प्रतिमा मिली है। लिख लिया? आगे चलूं क्या? गुप्त काल में मूर्ति कला का सरलीकरण, हाँ, वह भारतीयकरण हुआ है। गुप्त काल में मूर्ति कला का सरलीकरण
गुप्त काल में कुरुम वाहिनी, यमुना व मक्कर वाहिनी, गंगा की, कल हमने पढ़ा था कि गंगा यमुना की मूर्तियां जो है प्रवेश द्वार पर भी थी, ठीक है, गंगा की कुरुम वाहिनी, यमुना मक्कर वाहिनी, गंगा की मूर्तियां मिली है। इसके उदाहरण भी मिलते हैं अपने को, एग्जांपल होम मंदिर और हुमरा का शिव मंदिर। अब जब शिव मंदिर की बात आ गई तो बुद्ध शिव की अर्धनारीश्वर प्रतिमा भी गुप्त काल में मिली है। गुप्त काल में शिव की अर्धनारीश्वर प्रतिमा भी, गुप्त काल में शिव की अर्धनारीश्वर प्रतिमा भी मिली है। गुप्त काल में शिव की अर्धनारीश्वर प्रतिमा भी मिली है। अब हमारे पास में जो कांगड़ा है, कांगड़ा, ठीक है, वहां से बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा मिली है, ठीक है, पीतल धातु की बनी हुई। सर आप कराओगे क्या? अरे मैं कराऊंगा सारे मुगल काल वगैरह सब, लाइव क्लास नहीं होती क्या? अब ये क्या है? आप लोग कैसे कमेंट करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। हाँ, कांगड़ा में पीतल धातु से बनी बुद्ध की धर्म चक्र प्रवर्तन की मूर्ति मिली, नोट कर लीजिए। लिख लिया? अब क्या है, जो सारनाथ है वहां से उनकी पद्मासन बुद्ध की मूर्ति मिली है। सारनाथ में कैसी मूर्ति मिली है? पद्मासन। सर्वोत्तम उदाहरण है सारनाथ से पद्मासन का, जो चुनार पत्थर से मिली है। जैसे हम कहें कि मथुरा से भगवान महावीर व विष्णु की मूर्ति मिली है। सुल्तानगंज से, सुल्तानगंज एक स्थान है, वहां से 7.5 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा में तांबे की प्रतिमा मिली है, अभय मुद्रा में। इसके अलावा समभंग मुद्रा के अंदर भी उनकी मथुरा से खड़ी हुई प्रतिमा मिली है, ठीक है। हाँ, कितनी होगी? 10। क्या? सुल्तानगंज से तांबे की फीट ऊंची अभय मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है। कितने फीट ऊंची है? 7.5 फीट ऊंची है। और सर्वोत्तम उदाहरण जो है बुद्ध काल की मूर्तियों में, वो कहां से मिला? सारनाथ से, ठीक है। भगवान बुद्ध की पद्मासन मूर्ति ये कहां से मिली है? सारनाथ से। सुनार पाषाण से निर्मित गुप्तकालीन मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। एक जो भगवान बुद्ध की संभग मुद्रा में मिली है, किस मुद्रा में मिली है? संभग मुद्रा में, मथुरा से मिली है। कहां से मिली है? मथुरा से। मथुरा से भगवान महावीर व विष्णु की मूर्तियां भी मिली है। भगवान बुद्ध की संभंग मुद्रा में, संभग मुद्रा में यानी खड़े बुद्ध की प्रतिमा मूर्ति मिली है। मथुरा में भगवान महावीर व विष्णु की प्रतिमाएं मिली। नोट कर लीजिएगा इसको एक बार। विराट सभ्यता से मथुरा शैली में निर्मित भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है। प्रयागराज से भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है। अब क्या है कि एक स्थान पड़ता है एरन, क्या पड़ता है? एरन, ठीक है। हाँ, एरन और उदयगिरी। रिप्लाई नहीं करते। मैंने आपको कहा ना, भी आपको कोई काम होता है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करें, चलती क्लास में क्या रिप्लाई करूं मैं? अब बताओ, उदयगिरी व एरन में भगवान विष्णु के वराह अवतार की मूर्तियां मिली है। विष्णु जी सोए हुए कहां मिले? देवगढ़ में मिले, ठीक है। एरन व उदयगिरी में भगवान विष्णु की शयन मुद्रा में मूर्ति मिली। अब आपको इसमें समझाएं क्या? जो मिली है वो फैक्ट है, वो फैक्ट समझना नहीं होता, वो सिर्फ नोट करना होता है। देवगढ़ यूपी में, सॉरी ये उल्टा लिखा गया, बात में भगवान विष्णु की
वराह अवतार में मूर्ति मिली है देवगढ़ यूपी में। भगवान विष्णु की शयन मुद्रा में मूर्ति मिली है, भगवान विष्णु की शयन मुद्रा यानी विश्राम करते हुए, विश्राम करते हुए शयन मुद्रा में मूर्ति मिली है। एक स्थान पड़ता है विदिशा, वहां से 3 जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। विदिशा से कितनी प्राप्त हुई है? 3 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। वो रामगुप्त के समय की है। किसके समय की है? रामगुप्त के समय की है। उनके अंदर 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु जी की है और 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत की मूर्तियां हैं। अब इसमें अलग-अलग नहीं है। जो 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु जी, उनकी 2 मूर्तियां हैं। हम एक स्थान पढ़ते थे तिजारा, पहले अलवर का हिस्सा हुआ करता था, छेरथल तिजारा। उसमें तिजारा स्थान पर चंद्र प्रभु जी का मंदिर बना हुआ है राजस्थान के अंदर, ठीक है। विदिशा में रामगुप्त के समय मिली 3 जैन प्रतिमाएं। कितनी मिली थी? 3 मिली थी। इनमें से एक, इनमें से 2 मूर्ति 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु जी की है, चंद्र प्रभु जी की है, और 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु जी की है। एक मूर्ति पुष्पदंत 9वें तीर्थंकर की। कितनी होगी? 2 और 3। तो यहाँ पर कितनी प्रतिमाएं मिली है? 3 जैन प्रतिमाएं मिली है। इनके अलावा गुप्त काल में शिव है, पार्वती है, शेष नागत्री मूर्ति आदि की मूर्तियां भी मिली है। ये भी आपको लिखना है, तो एक बार आप नोट कर लीजिए। ये क्लास बाद में भारतीय इतिहास के फोल्डर में मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, इनके अलावा गुप्त काल में शिव पार्वती है, शेष नाग और त्रिमूर्ति आदि की मूर्तियां मिली है, ठीक है। इसके अलावा गुप्त काल में शेष नाग, शिव पार्वती व त्रिमूर्ति आदि मिली। अब क्या है कि कोई ऐसे स्थान है जहां पर शिव की एक मुखी मूर्ति मिली है, कहीं पर चतुर्मुखी मिली है। अब एक मुखी जो मूर्ति मिली है वो घुमरा से और खो से मिली है, और चतुर्मुखी कहां से मिली है? क्रमदंडा से मिली है, ठीक है। लिखो, और किसकी मिली है? शिव की है। शिव की एक मुखी प्रतिमा कहां से मिली है? शिव की चतुर्मुखी मुखी प्रतिमा, तो जो चतुर्मुखी मिली है वो मिली है कर्म दंडा से, और ये जो मिली है ये मिली है घुमरा व खो से, घुमरा व खो से। दोनों ही गुप्तकालीन मूर्तियां हैं, गुप्तकालीन मूर्तियां, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही उदयगिरी से महिषासुर मर्दिनी के रूप में असुर का वध करते हुए दुर्गा की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है? दुर्गा की। उदयगिरी से किसकी मूर्ति मिली है? उदयगिरी से महिषासुर मर्दिनी की, उदयगिरी से महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा, यानी दुर्गा माता द्वारा राक्षस का वध, ठीक है। इसको अपने असुर भी बोल सकते हैं, याद रखना। इसके अलावा एक स्कंदगुप्त में मिली है। किसके समय मिली है? स्कंदगुप्त से मिली है, हाँ, नोट कर लो इसको। स्कंदगुप्त के समय विष्णु की मिली है, जिसमें क्या है? शरीर जो है वो मनुष्य का है और मुख जो है वो वराह का है, ठीक है। उदयगिरी से रिकॉर्डेड सब एकल वाली प्लॉट कैसे नहीं? एकल वाली क्लास प्लॉट नहीं है। टेक्निकल टीम का नंबर दिया, फोन करके पूछेगा, बता देंगे। स्कंदगुप्त के समय उदयगिरी से भगवान विष्णु की मूर्ति मिली। अब भगवान विष्णु के अरे मूर्तियां मिली है, उसके अंदर जो शरीर है वो तो मनुष्य का है और उसका जो मुख है वो वराह का है। इसकी खास बात क्या मिली है? शरीर मनुष्य का, मुख वराह का। नोट कर लीजिएगा इसको। गुप्त काल में मृण मूर्तियों का विकास। मृण मूर्तियों से मतलब क्या होता है? जैसे अपने राजस्थान में एक जगह है मोलेला गांव राजसमंद। क्या है? मोलेला गांव राजसमंद है। अब मोलेला गांव राजसमंद में क्या होता है कि वहां पर मिट्टी को पकाकर जो मूर्तियां तैयार की जाती है उनको मृण मूर्तियां कहा जाता है, जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर क्या है कि मृण मूर्तियां जो है उसके अंदर बात करते हैं, विष्णु है, कार्तिकेय है, दुर्गा है, गंगा यमुना की मूर्तियां मिली है। किसकी मिली है? मृण मूर्तियों में, मृण मूर्तियों में विष्णु, कार्तिकेय, दुर्गा व गंगा यमुना की मूर्तियां मिली है। मृण मूर्ति से मिट्टी को पकाकर बनाई गई मूर्तियां, मिट्टी को आग में पकाकर
बनाई गई मूर्तियां, वो आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और मृण मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, जैसे श्रावस्ती हुआ करता था, राजघाट हुआ करता था, पहाड़पुर हुआ करता था, वो भी आपको याद करने हैं, तो इसमें एक बार नोट कीजिए आप। मृण मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र। अब हमने पहले क्या पढ़ा था, गुप्तकालीन मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र, जिसमें हमारे पास में आया था सारनाथ आया था, उसके अलावा मथुरा आया था, पाटलिपुत्र आया था। अब ये तीनों नहीं है, अब क्या है, राजघाट है, अहिछत्र है, श्रावस्ती है, पहाड़पुर है। अब पहाड़ पर वंशी कौन बताते थे, कृष्ण जी बताते थे। तो राजघाट पर कौन होते थे, कृष्ण जी हुआ करते थे। तो राजघाट और पहाड़पुर में तो कृष्ण लीला की मूर्तियां हैं। और श्रावस्ती है, वहां जटाधारी शिव की मूर्तियां हैं। श्रावस्ती में जटाधारी शिव की श्राप दिया करते थे शिव, तो श्रावस्ती में श्राप दिया तो जटाधारी शिव की मूर्तियां हैं। अहिछत्र में गंगा यमुना की मूर्तियां हैं।